तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। तो बच्चों यार, थेल्स प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो हमारे पेपर में जरूर आती है। ठीक है, ये हमारे पेपर में प्रमेय जो है जरूर आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर हमसे ये बनती नहीं है, तो भाई टेंशन मत लो यार, मत लो टेंशन। मैं आ गया हूं आपको समझाने, और एक एक चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से यार समझा कर मैं बिठा दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मस्त यार मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखो ये जो प्रमेय है यार 6.1 है। ठीक है, हमारे जो बुक में है ना, 6 पार्ट में 6 चैप्टर में 6.1 प्रमेय है, मतलब और 6.1 है ना। और हम इस चैप्टर में बेटा क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रमेय है ना बेटा, ये जो प्रमेय है त्रिभुज से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? त्रिभुज से संबंधित है। तो ये जो थेल्स प्रमेय है वो हमसे बेटा चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? हमसे ये कह रही है बेटा कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, जैसे मान के चलो ये हमारा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, चाहे आप इसके समांतर कर लो, चाहे आप इसके समांतर कर लो, चाहे आप इसके समांतर कर लो, किसी भी एक भुजा के समांतर। अब इस समांतर का मतलब क्या होता है सर? समांतर का मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से समान अंतर से चलती हैं, उन्हें समांतर कहते हैं। मतलब समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है बेटा, ये बराबर होनी चाहिए हर जगह ये दूरी बराबर होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये वाली रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल बराबर हो, नहीं, ये रेखा और इन रेखाओं की जो बीच की दूरी है बस वो बराबर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस रेखा के बराबर ये वाली रेखा हो। ठीक है, देखकर ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, जैसे ये एक रेखा खींच दी और मैंने ये एक रेखा खींच दी, आप बोलो क्या ये रेखा की इस रेखा से सभी जगह दूरी समान है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है, मतलब ये समांतर रेखा नहीं है। समांतर का मतलब समान अंतर के साथ। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेटा यहां पर अगर मैं इस भुजा के समांतर मानूं, चाहे इसके समांतर चाहे इसके, ठीक है, अगर मैं इस भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचता हूं तो इससे बराबर दूरी पर कोई रेखा हमें खींचनी पड़ेगी। जैसे मान के चलो मैंने ये एक रेखा खींच दी, ठीक है, आप देखो इस रेखा की इस रेखा से दूरी हर जगह बराबर है, हर जगह बराबर है कि नहीं? और ये दूरी हमेशा बेटा लंबवत होती है। दूरी हमेशा कैसी मानी जाती है? लंबवत होती है। आप ये मत मान लेना कि ये दूरी है, नहीं, लंबवत दूरी होती है बेटा। ठीक है, यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हर जगह दूरी बेटा ये बराबर है। ठीक है, तो ये दूरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो समांतर का मतलब आप समझ गए, समान अंतर के साथ आपको कोई भी रेखा खींचना है। ठीक है, तो ये जो थेल्स प्रमेय है मेरे डियर साथियों, ये कहती है आपसे यदि किसी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा के, चाहे इसके समांतर, चाहे इसके और चाहे इसके, ठीक है, एक भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब टच करने वाली, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? टच करने वाली। ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा, मतलब ये जैसे मान के चलो मैंने इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी, इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी जो इस भुजा को बिंदु डी पर टच कर रही है और इस भुजा को बिंदु ई पर टच कर रही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, परेशानी है बेटा? नहीं। ठीक है, तो भिन्न, देखो यह लिखा भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, मतलब ये जो रेखा खींच दी, तो ये जो रेखा है बेटा अन्य दो भुजाओं को, ये जो रेखा है ना, अन्य दो भुजाएं मतलब एक ये और एक ये, दो भुजाएं है ना, एक ये और एक ये, अन्य दो भुजाओं को एक ही या समान अनुपात, एक ही मतलब एक ही का मतलब समान ही होता है और समान का मतलब बराबर भी होता है। ठीक है, समान, एक ही, बराबर एक ही बात है। ठीक है, एक ही या समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब अगर ये रेखा खींची जाए तो ये जो रेखा है इस भुजा को और इस भुजा को बराबर अनुपात में बांटेगी। वो कैसे? देखो वो बराबर अनुपात कैसे? ठीक है, वो बराबर अनुपात बेटा ऐसे कि जैसे AD, ठीक है, क्या AD, तो ये रहा आपका AD,
ठीक है, एडी बटे डीबी, ईडी बटे डीबी, ठीक है, बराबर एई बटे ईसी। तो ये रहा आपका एई बटे क्या बेटा, एसी बटे क्या, सॉरी एई और ये ईसी, ठीक है, ईसी। ये जो अनुपात है ये बराबर होगा, ये अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय है ना, बहुत सिंपल हो गई ना। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली अगर एक रेखा खींचे, क्या खींचे, एक रेखा खींचे, तो यह वो रेखा है अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ये और ये और ये और ये अनुपात हमेशा बराबर होगा, या अनुपात एक ही होगा, बराबर मतलब एक ही होगा। ये आपकी बेटा थेल्स प्रमेय है, समझ गए ना। ये थेल्स प्रमेय का आपको कथन याद हो भी गया होगा, मैंने 3 बार बोल दिया, हो गया ना याद, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा हमें इस थेल्स प्रमेय को प्रूव करना है, हमें इस थेल्स प्रमेय को क्या करना है बेटा, प्रूव करके रखना है, प्रूव करना है, बताना है, ठीक है। तो बेटा आप यहां देखो, ध्यान से सुनना, इसमें क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए, मतलब यहां पर एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाए, ये हमें दे के रखा है, ये हमें बताया है कि भाई एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींचे तो वो भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये थेल्स प्रमेय है। तो बेटा अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो आओ हम इसको सिद्ध करेंगे। तो बेटा जब किसी भी चीज को, किसी भी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तो उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो उसमें लिखा जाता है दिया है, क्या क्या उसमें दिया है वो लिखा जाता है। तो आप हमें बताइए क्या इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको ये दे के रखा है ना, एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए, मतलब दो भुजाएं समांतर हैं, ये हमें आपको दे के रखा है। तो बताओ हमने दो भुजाएं समांतर कौन सी मानी, हमने बीसी के समांतर किसको माना है, डीई माना ना, बीसी के समांतर हमने क्या बनाया, डीई बनाया। तो आप ये लिख दोगे कि बीसी समांतर है किसके, डीई के, तो ये आपका रहा डीई, तो बीसी समांतर डीई, ये आपको सिर्फ देकर रखा है, ठीक है बेटा। अब बेटा अगर हमें इस प्रमेय को सिद्ध करना है, मतलब ये सिद्ध करना है, मतलब ये वाली बात बताना है, क्या ऐसा सच है कि नहीं है, क्या झूठम झूठ है, नहीं, तो ये हमें बताना है। तो कुछ हमें इस त्रिभुज में रचना करनी पड़ेगी, मतलब रचना का मतलब कुछ अपने मन से इसमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेटा देखो आपको पता है बेटा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। बोलो होता है कि नहीं। क्या इस त्रिभुज में आपको ऊंचाई दे के रखी है, नहीं ना, नहीं दे के रखी, तो ऊंचाई आपको मानना पड़ेगी, बनाना पड़ेगी। और ऊंचाई होती क्या है सर, तो ऊंचाई सर लंबवत दूरी होती है। ऊंचाई कौन सी दूरी होती है बेटा, लंबवत दूरी होती है। देखो आपने पढ़े होंगे बेटा त्रिभुज 3 होते हैं, ये एक आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, और ये आपका एक ऐसा त्रिभुज है जो आपका विषमबाहु है। कौन सा त्रिभुज है बेटा, विषमबाहु। थोड़ा अच्छे तरीके से बना देता हूं, ठीक है, ये आपका एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। एक सेकंड, अच्छे से फिर भी नहीं बना, ठीक है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज हो गया बेटा, ठीक है ना। तो बेटा आप देखो है ना, ऊंचाई लंबवत होती है, क्या इसमें आपको ऊंचाई दिख रही है, क्या इसमें कोई लंबवत भुजा दिख रही है, नहीं, तो इसमें तो ऊंचाई आपको माननी पड़ेगी। तो बेटा ऊंचाई जब भी मानती हो तो सबसे ऊपर वाले सिर से एक सीधी लंब एक रेखा डाल दिया करो। तो एक समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बेटा ये होती है ना, और समकोण त्रिभुज में देखो लंबवत भुजा ही होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज 90 का डिग्री कोण बनता है, तो ये ऊंचाई होती है। लेकिन अगर इस टाइप का त्रिभुज मिल गया बेटा, तो इस टाइप के त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो कौन सी होती है, वो ऊंचाई कौन सी होती है। तो बेटा इस टाइप के त्रिभुज में ऊंचाई को हमें बनाना पड़ेगी, कैसे, सबसे ऊपर वाला जो सिरा है उससे हमें एक लंब डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लंब डालेंगे, तो लंब कहां डालेंगे, तो नीचे वाली भुजा, तो नीचे वाली भुजा तो सर इतनी दूर है, तो भाई इसको भी आप बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो ऊंचाई हमेशा बेटा लंबवत होती है, कैसी होती है, लंबवत, सीधी होती है, ठीक है। तो इसमें तो कोई सीधी रेखा नहीं है, तो बाहर से आप डाल के बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेटा हमें क्या
करना पड़ेगा, कुछ रचना करनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ रचना करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, जो डी आपको दिख रहा है ना, डी जो बिंदु डी दिख रहा है ना, इस डी से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, एक डी से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो डी से एक लंब डाल दिया, ठीक है। और एक लंब बेटा हम किससे डालेंगे, ई से डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक ई से लंब डाल दिया, और ये यहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, इसको नाम दे देंगे कुछ। तो इसको हमने नाम दे दिया एम, और इसको हमने नाम दे दिया एम। कोई दिक्कत। अब ये लंब हमने इसलिए डाले हैं कि बेटा हमें ये क्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। क्या मिल गई, ये ऊंचाई मिल गई। इस भुजा के लिए ऊंचाई ये वाली हो गई, और इस भुजा के लिए ऊंचाई ये वाली। ये आपने रचना की, ये आपने रचना की, ठीक है। तो आपने रचना में यहां लिखा, आपने रचना, ये आपने क्या लिख दिया, रचना। और रचना में आपने बेटा क्या किया है ना, रचना में आपने क्या किया है, तो आप नंबर 1 के डाल देंगे, ठीक है। क्या डाल देंगे, बिंदु डी से लंब हमने क्या खींच दिया, डीएन जो दिख रहा है, तथा बिंदु ई से लंब क्या खींच दिया, ईएम, ये दिख रहा है। ये हमने रचना कर ली। इसके बाद थोड़ी सी रचना हमारी और होगी, और थोड़ी सी रचना में हम क्या करेंगे बेटा, जो ई है इस ई को हम किससे मिला देंगे, ई को मिला देंगे बेटा डी से, और जो आपका ई है, ठीक है, सी को मिला देंगे डी से, और जो बेटा आपका ई है इस ई को मिला देंगे बी से। इतना हमें बस रचना में काम करना है। तो ये हम इसकी रचना कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख देंगे बेटा, दूसरा पॉइंट जो है उसमें हम लिख देंगे बिंदु बी को ई से मिलाया, और बिंदु सी को हमने डी से मिलाया, ठीक है। बस ये हमने हमारी रचना कर ली। अब दिया है, रचना हो गई। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें ये सिद्ध करना है, हमें अब सिद्ध करना है, लिखना पड़ेगा, ठीक है, सिद्ध करना है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो बेटा ये सिद्ध करना है कि अगर भुजाएं समांतर होती हैं तो वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये सिद्ध करना। मतलब ये जो बात है वो सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये हम सिद्ध करना में क्या लिख देंगे, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। ये बात हमें बेटा सिद्ध करनी है। तो ये हमारी प्रमेय जम गई, दिया है, रचना हो गई, सिद्ध करना हो गया, ये जम गई प्रमेय। अब इसके अलावा हमें बेटा अब उत्पत्ति करनी है, ठीक है। तो उत्पत्ति, ठीक है, तो ये डाल देंगे उत्पत्ति, और अब हम उत्पत्ति में ये प्रूव कर देंगे कि ये बराबर है, ठीक है। अब देखो उत्पत्ति में बेटा हमें त्रिभुज का उपयोग करना पड़ेगा, और त्रिभुज का हमें कौन कौन सी उपयोग करना है वो आप देखो। तो बेटा ये आप भुजा देखो, ये वाली भुजा, इस भुजा पर आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो बेटा इस भुजा पर आपको देखो ए डी ई दिख रहा है, ए डी ई, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। फिर इसी भुजा पर बेटा आप देखो एक डी बी और ई दिख रहा है, डी बी और ई, देखो हमने मिला दिया ना, तो डी बी ई मिल गया ना। इन दो त्रिभुजों को ध्यान रखना। और अब इस भुजा पर देखो बेटा, तो ए ई डी दिख गया, और इसी भुजा पर देखो बेटा ई सी और बी दिख गया कि नहीं। अब इन चारों त्रिभुज का हमें उपयोग करना और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं बेटा, उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, त्रिभुज अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी और ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई। जो त्रिभुज ए डी ई है वही लेंगे, और त्रिभुज ए डी ई का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, त्रिभुज ए डी ई लिख गया आपको, ए डी ई का क्षेत्रफल ये हमने लिख दिया, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई होता है ना। तो बेटा त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब बताओ इस भुजा पे आधार क्या है, तो आप बोलोगे सर इस त्रिभुज का आधार यही रहा एडी, ये आधार रहा, क्या रहा, ये आधार। तो आधार क्या है बेटा, एडी, आधार क्या है, एडी। तो ये हमने लिख दिया आधार एडी, ठीक है ना। अब ऊंचाई, तो बेटा इस ऊंचाई तो लंबवत होती है, तो इस पर लंबवत ऊंचाई ये वाली है ना, कौन सी है, ये वाली है ना, ठीक है, ई एम है ना, ये देखो ये है ना, बिल्कुल। तो ये ई और ये रहा एम, या एम ई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रहा आपका ई और ये रहा आपका एम, कोई दिक्कत,
ये ई और ये एम, तो ये आधार और ये ऊंचाई ई एम, ठीक है। इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है नहीं। अब ऐसे ही बेटा हम क्या करने वाले हैं, जो त्रिभुज हो गया, अब हम डी बी ई लेंगे, तो डी बी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, डी बी ई का क्षेत्रफल। अब जो डी बी ई है इसका क्षेत्रफल, तो इसमें आधार क्या है बेटा, तो इसमें आधार, अगर देखो इस त्रिभुज को मैं बनाऊं तो देखो ये त्रिभुज कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। अब इसमें ऊंचाई तो है नहीं, तो ऊंचाई हमने क्या किया बेटा, यहां से एक लंब डाला, यहां से क्या डाला, एक लंब, और इसको यहां से मिला दिया, तो ऊंचाई इसमें यही वाली है कि नहीं। ये जो आपको बाहर ये त्रिभुज आपने लिया, ये वाला मैंने जो बना दिया, ये वाला, इसमें ऊंचाई तो यही है, बिल्कुल ऊंचाई आपकी यही है, क्योंकि लंबवत दूरी होती है ना, तो ये ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, तो आधार क्या हो गया बेटा, आधार क्या हो गया, बीडी हो, सॉरी 1/2, आधार क्या हो गया बेटा, बीडी हो गया, ठीक है। अब आधार बीडी हो गया, अब आधार बीडी हो गया, या डीबी कर लो बेटा, इसको डीबी करो, ठीक है, इसको क्या करो, डीबी, ठीक है। तो ये आपका डीबी, ऊंचाई क्या हो गई, तो ऊंचाई तो लंबवत ही होगी, ये ईएम, ठीक है। तो ये रहा आपका ई और ये रहा आपका एम, इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 2। आई होप आप समझ गए होंगे, इतने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, उबना नहीं है, बस थोड़ा सा काम हमारा और बचा है, पूरा हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे जो समीकरण 1 और 2 आए हैं बेटा, हमें क्या करना है, समीकरण 1, ठीक है, भागित समीकरण 2 करना है, मतलब समीकरण 1 में 2 से भाग लगाना है। तो समीकरण 1 में 2 से भाग लगाएंगे, तो इसमें इससे भाग, एलएचएस में एलएचएस से लगाएंगे, और आरएचएस में आरएचएस से, तो इसमें इससे भाग और इसमें इससे भाग। तो इसमें जब इससे भाग लगाएंगे तो ये आपका क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल वटे इसमें इससे, ठीक है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बेटा, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। अब यहां इसमें इससे भाग लगाएंगे, तो ये आपका क्या है बेटा, 1/2, ठीक है, एडी इंटू ई एम, ठीक है, वटे इधर 1/2, ठीक है, डी बी इंटू सॉरी ई एम है बेटा, ई एम है, ठीक है, ये ई एम और ई एम। कोई दिक्कत है, ये भी ई एम, ये भी एम। अब देखो क्या कट रहा है, 1/2 कट रहा है, ई एम और ई एम कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल, जो कट रहा है उसको काट दो। अब बचा क्या, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डीबी का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी, इसको दे देना समीकरण नंबर 3। कोई परेशानी है बेटा, ये हमारा एक, देखो जो हमें सिद्ध करना है एडी बटे डीबी, तो एडी बटे डीबी एक पार्ट हमारा इस तरफ का आ गया। अब ये वाला पार्ट और आ जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो बेटा हमने अभी ये वाली भुजा ली है, अब हम ये वाली भुजा लेंगे, तो अब हम यहाँ पर बेटा यहाँ लिख देंगे पुनः, क्या लिख देंगे बेटा, पुनः, ठीक है, ये लिख दिया हमने पुनः, त्रिभुज ए ई डी। अब इस वाली भुजा के हिसाब से लेंगे, तो ए ई और यहां से क्या लेंगे बेटा, डी ले लेंगे, तो ए ई डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है, ए डी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो इसमें आधार क्या होगा, तो इसमें आधार ए ई होगा, तो ये रहा आपका ए ई, और ऊंचाई, तो इस भुजा पर लंबवत क्या है, तो इस भुजा पर लंबवत ये है ना, ये है ना, ये है ना, तो ये डी एन, तो ये आपका रहा डी एन। कोई दिक्कत, इसको आप दे देना बेटा समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। तो बेटा अब हमें क्या करना है, जो आपको ई सी और ये डी दिख रहा है, ई सी डी, मतलब ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, ये ई, देखो ई सी बी, ये वाला दिख रहा है, इसका लेंगे, तो इसमें बेटा आपकी लंबवत ऊंचाई कौन सी होगी, तो देखो लंबवत ऊंचाई ये वाली होगी, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये वाली लंबवत होगी, ठीक है, तो ये लेंगे, तो इसमें तो कौन सा लेंगे बेटा, ई सी डी, ठीक है, त्रिभुज ई सी डी का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार। अब आधार इसमें क्या है बेटा EC, तो ये आपका रहा EC, ठीक है। और ऊंचाई क्या है बेटा, तो इसमें ऊंचाई ये वाली है ना, तो क्या है DN है, तो ये रहा आपका DN। इसको दे देना समीकरण नंबर 5। कोई दिक्कत है बेटा नहीं। अब जैसे हमने 1 और 2 को निकाल के 1 में 2 का भाग लिया था और 3 आया, मतलब एक वाला ये इस तरफ वाला लेके आए थे, ऐसे ही बेटा हम इसमें इससे भाग लगाएंगे, ठीक है, और इस तरफ वाला लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा, है ना, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 4 भाग समीकरण, ठीक है, 4 भाग समीकरण 5। समीकरण 4 में 5 का भाग लेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका और इसमें इसका, तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, ठीक है, वटे में क्या हो जाएगा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल। अब बराबर इसमें इसका, तो 1/2 आधार क्या है AE और ये क्या है DN, देखो ये देखा। अब इधर इसमें ये इसलिए 1/2 EC, ठीक है, EC इंटू DN, तो देखो ये रहा आपका DN, तो ये DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है, कटा कि नहीं। तो अब यहां पर आप देखो, तो ये आपका देखो ये आ गया त्रिभुज A, ठीक है, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर यहां क्या आ गया बेटा AE बटे EC, ठीक है। अब देखो AE बटे EC ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, तो देखो अब इसको दे देना समीकरण नंबर 5 तो हो ही गए, इसको देना समीकरण नंबर 6, इसको दे देना समीकरण नंबर 6। तो देखो ये भी और ये दोनों इस तरफ और इस तरफ ये वाली चीजें आ गई बराबर, लेकिन अभी क्या इनको हम बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो यहाँ ADE का क्षेत्रफल, यहाँ AED का क्षेत्रफल, तो AED का मतलब ADE का ही है ना, AED का मतलब ADE का ही है, तो इसको आप ADE अगर इस भुजा को मान के करें तो ये ADE ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ADE है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको आप ADE ही बना सकते हो, ठीक है, ADE ही बना लेना, ठीक है। पुनः तो ADE इस भुजा को मानेंगे, इस भुजा को लेकर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ADE ही मान लेना। तो यहां पर जो ADE हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी ADE ही हो जाएगी, बट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि AED मानो चाहे ADE मानो, त्रिभुज तो एक ही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें यहां दिक्कत है, अब यहां दिक्कत है बेटा, यहां पर देखो ये DBE है, ये DBE, यहां पर ये वाला त्रिभुज है और यहां पर ECD है, ECD मतलब यहां पर ये वाला त्रिभुज है। तो आप लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को देखो बेटा, ये वाला त्रिभुज आप देखो और ये वाला आप त्रिभुज देखो, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, मतलब DBE देखो और ECD देखो। अब इनमें देखो बेटा, ये जो दोनों त्रिभुज हैं एक ही आधार पर बने हैं, ठीक है, यहां पर देखो इसके लिए यही वाला आधार है, एक ही आधार पर बने हैं, ठीक है, बने हैं कि नहीं। और देखो दो समांतर रेखाओं के बीच उपस्थित है कि नहीं। तो इसके बाद बेटा मैं थोड़ा सा इसको यहां पर मिटा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हो ही गया है, बस थोड़ी सी बात और। तो बेटा मैंने एक लाइन यहां लिखी है, किंतु एक ही आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो देखो ये जो दो त्रिभुज आपको दिख रहा है, मैं डार्क कर दे रहा हूं, ये जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, है ना। तो इसका क्षेत्रफल ये वाले, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे बेटा, ये बराबर होंगे, होंगे कि नहीं। मतलब कहने का मतलब जो है कि जो ECD का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ECD का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल इन दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच ये है, तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। जब इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा तो ECD की जगह हम क्या रख सकते हैं, DBE रख सकते हैं। तो यहां पर हम बेटा देखेंगे
समीकरण 6 से। समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 में जहां ECD है वहां पर हम DBE रख देंगे। तो देखो ऊपर क्या रहेगा, तो ऊपर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल हो गया, ADE का क्षेत्रफल हो गया, ADE का क्षेत्रफल बटे ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो ये हो गया कि नहीं हो गया? ECD की जगह हमने क्या रख दिया बेटा, DBE रखना है, तो ECD की जगह क्या रख दो, हम DBE रख देंगे। कोई दिक्कत? क्योंकि हमें ECD की जगह DBE मान लिया ना, बता दिया ना, सिद्ध करके, ठीक है। तो बराबर क्या होगा बेटा, AE बटे EC, AE बटे EC। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 7 दे सकते हो। अब हमारा काम खत्म है। अब देखो समीकरण 3 देखो, समीकरण 3 और समीकरण 7 देखो। तो समीकरण 3 और 7 में आप देखोगे ये LHS और ये LHS देखो बराबर है, ये जो कुछ है वही ये लिखा है, वही चीज ये लिखी है। तो ये चीज आपको पता है बराबर है, और आपने पढ़ा होगा जब LHS बराबर होते हैं तो RHS भी बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये LHS बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 व समीकरण 7 से, समीकरण 3 व समीकरण 7 से। अब LHS इनके बराबर है तो RHS बराबर होंगे कि नहीं, तो अब LHS बराबर, तो इनको आपस में बराबर कर दो। तो ये AD बटे DB बराबर AE बटे क्या हो गया, EC। हो गया कि नहीं, हो गया बिल्कुल। जब LHS बराबर है तो RHS हमने बराबर, मतलब इसके बराबर इसको कर दिया, और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ, है ना। मतलब ये और इस भुजा का अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है, यही सिद्ध करना। तो ये 100% थेस्ट में हुए, मैंने पूरा समझा के एक एक चीज आपको समझा के कंप्लीट कराया। तो आई होप मेरे डियर साथियों आपको समझ में आई होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, इसको आप बहुत अच्छे से कर लो। तो 2 से 3 बार इसको आप देख लोगे, समझ लोगे तो 100% हो जाएगी। तो जल्दी से यार एक बार वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।